नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल टीचर एकेडमी में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं सीडीपी पेडागोजी पार्ट 3। मैंने इससे पहले आपके लिए पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। जो मेरा पेडागोजी सीरीज़ चल रही है उसमें से बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो भी मैंने सीडीपी का पेडागोजी पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूँ। उसको देखने के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सीटेट 2020 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है और इनमें से आपको मैं टिक के आधार पे सब कुछ मैं बताऊंगा। आपको जितने भी मैं सीडीपी का पेडागोजी करवा रहा हूँ उसमें से आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छूटते, ये मेरी गारंटी है। मैं अपनी 100% गारंटी के साथ इसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं ट्रिक के साथ। सबसे पहले आप मेरे चैनल को स्कूल टीचर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। सी टेट, यूपी टेट, बी टेट, जे टेट एंड ऑल स्टेट टेट, सभी स्टेट टेट के लिए, स्पेशल सी टेट के लिए जितने भी आप बुक खरीद रहे हैं, आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, आपको टाइम टू टाइम हर वीडियो मिलेगी, हर जानकारी मिलेगी और सभी चीज़ की तैयारी कराई जाएगी। आपको टेंशन नहीं लेने। अभी हालांकि मैं आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन बता दूं, सीटेट जो 5 जुलाई 2020 को होने वाली थी वो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुकी है, यानी कैंसिल नहीं, सॉरी, पोस्टपोन हो चुकी है। अब वो जुलाई, उम्मीद है कि स्थिति सामान्य होने के बाद, कोरोना वायरस की जो स्थिति हमारे पूरे देश में चल रही है उसकी स्थिति सामान्य होने के बाद हो सकता है सीबीएसई ने एग्ज़ाम अगले महीने कंडक्ट करवाने की कोशिश करें। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, करना चाहिए। जो अभ्यर्थी जिन्होंने बुक नहीं लिए हैं या फिर बुक ले लिए हैं, समझ नहीं आ रही, तो आपको मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल मैसेज करके आपको नोट्स ले लेने हैं। 7634993536, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। आपको नोट्स आपके लैंग्वेज में आसान भाषा में तैयार किए गए हैं। आप जिस विद्यार्थी ने नोट्स ले लिए हैं वो अपना कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दे, आपको नोट्स कैसा लगा। 100% गारंटी की मैं सफलता की इसलिए गारंटी लेता हूँ क्योंकि मैंने जो भी नोट्स बनाए हैं वो प्रॉपर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाए हैं। आपको इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। आपको 5 सब्जेक्ट खरीदने होंगे, 5 सब्जेक्ट आप खरीदने में आपको जितने भी पैसे लगेंगे, आपकी मेहनत अलग से, कुछ कॉन्सेप्ट अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, आपको दिक्कत होंगी। आपको प्रैक्टिस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, आपको थ्योरेटिकल क्लास में करवा रहा हूँ, आपको नोट्स प्रोवाइड की जा रही है। सभी स्टेट टेट एग्ज़ाम के लिए अभी जे टेट आने वाली है, बी टेट आने वाली है। बिहार में जो एस टेट आई थी उसकी फिर वैकेंसी दोबारा एग्ज़ाम होने वाली है। इन सभी चीज़ों के लिए आपको मेरे चैनल पे बने रहना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बस, और इस नंबर पे व्हाट्सअप करके नोट्स ले लीजिए। आपको नोट्स पहले एक बार लेके तो देखिए, व्हाट्सअप तो करें, उसके बाद ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको पता चलेंगे कि नोट्स कितने बेहतर से तरीके से मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो चलिए, आज का क्लास है सीडीपी का क्लास है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्लास है। इसमें से 30 नंबर पूछे जाते हैं। 30 नंबर में आपको आपके 15 नंबर सिर्फ पेडागोजी से रहेंगे। 15 नंबर जो है सिर्फ पेडागोजी से रहेंगे। आपके मैं 30 नंबर की तैयारी करवा रहा हूँ। 15 नंबर जो आपको पूछे जाते हैं वो थ्योरेटिकल क्लास से पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल क्लास में आपको हर रोज़ एक वीडियो डालता हूँ। अपने ही जितने भी सिलेबस में दिए गए हैं सभी को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। अब चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। आपको मैं बता दूं, यहाँ विशेषता नहीं के बारे में पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन नेगेटिव क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, जहाँ पर भी नेगेटिव क्वेश्चन होते हैं उसके आंसर 3 सही आंसर सही होते हैं। ठीक है, 3 आंसर सही होते हैं और एक आंसर रॉन्ग होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो 3 आंसर सही होंगे। हालांकि जहाँ पे क्वेश्चन पॉजिटिव पूछ जाते हैं, जहाँ पे नहीं लिखा रहता वहाँ पे 3 आंसर सही होते, एक गलत होते हैं। पर यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट है, किसी बच्चों को समझ नहीं आती होंगी। जहाँ पे नेगेटिव होंगे तो वहाँ पे 3 क्वेश्चन सही होंगे, एक गलत होंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेते हैं। कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, आपको याद रखना नहीं है। ऑप्शन है, इनमें सूचना अध्यापन द्वारा एकत्र की जाती है, यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। इसमें सूचना के सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेडों के रूपांतर रिक्त किया जाता है। इनमें सूचना छात्रों द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती है। चलिए, आप अपना राइट क्वेश्चन लगाइए।
चलिए देख लेते हैं क्या आंसर सही होगा। तो सवाल एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? अधिगम सबसे पहले मूल्यांकन क्या होती है? मूल्यांकन वो होती है, एक आसान भाषा में हम अपने लैंग्वेज में कह सकें, मूल्यांकन मतलब बच्चों की स्थिति को जांचना मूल्यांकन कहलाती है। बच्चे आपके कितने सीख रहे हैं। आप सबसे पहले आप एक टीचर है, मैंने पहले भी पिछले वीडियो में कहा था। पिछले वीडियो का आप जो पिछले वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आप टीचर की तरह आप किसी भी चीज़ को जब पढ़ाने जा रहे हैं, क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं एग्जाम बोर्ड में, एग्जामिनेशन हॉल में, तो आपको ध्यान में ये रखनी होगी आप एज ए टीचर एक क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। क्वेश्चन को जितने भी सॉल्व कर रहे हैं आप एक टीचर के तौर पे। तो जब भी आप अपने आप को एक टीचर समझेंगे तब आप अपने क्वेश्चन को ईजी तरीके से हल कर पाएंगे। तो चलिए मैं समझ बता रहा हूँ आपको ये क्या होंगे। तो यहाँ आप एक एज ए टीचर हैं, तो बच्चों का मूल्यांकन मतलब क्या होता है? बच्चों की स्थिति को जांचना। साधारण भाषा में कहें तो ऑप्शन है इसमें, सूचना अध्यापक द्वारा एकत्रित की जाती है। हाँ, अब अध्यापक अपनी सूचना को जांचते हैं। हाँ सही है, आप अध्यापक हैं तभी आप अपने बच्चों की मूल्यांकन कर पाएंगे। हाँ, सूचना जो एकत्रित करते हैं अध्यापक द्वारा की जाती है, बच्चों द्वारा, अध्यापक द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देख लेते हैं। यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद की जाती है। जब भी आप मूल्यांकन करेंगे तो जब आपने अपने कक्षा में सभी विद्यार्थियों को, जब आपने अपने कक्षा में सभी विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के बाद अपने विद्यार्थियों को ये पता करेंगे, इस कोई एक क्वेश्चन पूछ के, कोई एक एग्ज़ाम लेके या फिर कोई एक ठीक तरीका अपना के हमारे बच्चे, हम जो पढ़े हैं मेरे बच्चे कितने सीखे हैं। तो शिक्षा प्राप्ति के बाद मूल्यांकन की जाती है। हाँ, ये भी एक सही है। चलिए अब आते हैं ऑप्शन सी। इसमें सूचना के सामान्य रूप से अंकों अथवा ग्रेड में रूपांतरित किया जाता है। सूचना मतलब आपने जो बच्चों को एग्ज़ाम लिया, टेस्ट लिया, उस आधार पर बच्चों को एक अंक देते हैं या ग्रेड के रूप में कौन देते हैं? आप एक शिक्षक देते हैं, उसको अंकों या ग्रेड के रूप में रूपांतरित करते हैं। ये भी क्वेश्चन सही है। इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव में नेगेटिव क्वेश्चन है, यहाँ पे नहीं लिखा है, तो 3 क्वेश्चन राइट होंगे, तो ये क्वेश्चन गलत होंगे। चलिए कौन से क्वेश्चन गलत होंगे वो भी देख लेते हैं। इनमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्रित की जाती है। आप एक बात समझें, यहाँ पे सूचना छात्रों के द्वारा एकत्रित की जाती है। क्या बच्चे खुद अपने आपके क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं और वो खुद बच्चे इस बात को तय कर पाएंगे कि क्या मैंने क्या सीखा? वो खुद अपने आप की डेटा या सूचना एकत्रित कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो तो बच्चे हैं। आप कर पाएंगे। हमेशा याद रखिए, सूचना जो एकत्रित की जाती है वो एक टीचर करते हैं, छात्र ने। इस हिसाब से ये क्वेश्चन, इस हिसाब से नहीं के हिसाब से ये क्वेश्चन सही होंगे। तो चलिए समझ आ गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में मूल्यांकन कौन सा है? व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण आदि की गणना की जाती है। ऑप्शन बी, परिणाम प्रगति मालूम की जाती है। ऑप्शन सी, परिणाम को औसत तथा प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी, व्यवहार में परिवर्तन लाकर शिक्षा के कार्यक्रम में सुधार करना है। अपना आंसर लगाइए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में मूल्यांकन कौन सा है? यह मूल्यांकन कौन है? सीधा सीधा इसकी परिभाषा पूछ ली थी, जिसे मैंने आपको बताया। मूल्यांकन का मतलब एक डेटा एकत्रित करना है, आपको एक जांचने की प्रक्रिया के बारे में बताया है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव क्वेश्चन है तो 3 आंसर गलत होंगे, 1 सही होंगे। ऑप्शन ए है व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परिणाम आदि की गणना की जाती है। यहाँ पे मूल्यांकन, यहाँ पे ध्यान से समझें, आप गणना की जाती है। आप यहाँ पे ट्रिक के आधार पे समझें, तो ट्रिक के आधार पे आपकी क्वेश्चन सारी सॉल्व की जाती है। तो यहाँ आपका पूछा गया है व्यक्तित्व परीक्षण की गणना की जाती है। देखिए, मूल्यांकन अलग है, गणना अलग है। गणना मतलब किसी चीज़ की गिनती करना, किसी चीज़ के बारे में जांचने के बाद उसकी संख्या को गिनती काउंटिंग करना। यहाँ पे मूल्यांकन अलग है, गणना अलग है। तो पहला क्वेश्चन ये गलत हो गया। अगला आते तो परिणाम प्रगति मालूम की जा सकती है। परिणाम तो जांचते हैं हम लोग, ठीक है, प्रगति भी जांचते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन पॉजिटिव हो सकते हैं, पर 100% है कि नहीं जब तक हम तुलना करेंगे। पहले सबसे बेस्ट कौन है? परिणाम की जाती है, परिणाम मालूम की जाती है। हाँ, बच्चे ने फर्स्ट आया, सेकंड आया, बच्चे की क्या स्ट्रेटजी, बच्चे ने क्या किस तरीके से सीखा, ये क्वेश्चन सही हो सकते हैं। इसको हम चलिए नहीं सही करते, ना ही गलत करते हैं।
परिणाम को औसत तथा प्रतिशत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मैंने अभी कहा यह गलत है, औसत और प्रतिशत में व्यक्त नहीं कर सकते। परिणाम को अंक और ग्रेड के रूप में हम कर सकते हैं। याद रखिएगा, हमने कोई भी चीज़ बच्चों के मूल्यांकन करते हैं, जब बच्चों को मूल्यांकन के बारे में हम एक डेटा बनाते हैं, बच्चे कितने नंबर से पास किया, हम औसत नहीं निकाल सकते, प्रतिशत नहीं निकालते, हम उसकी ग्रेड और अंक बच्चे को दे सकते हैं। यह क्वेश्चन सीधा गलत होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है? व्यवहार में परिवर्तन लाकर शिक्षा के कार्यक्रम में सुधार करना। अब आते हैं मूल्यांकन क्या है। अगर कोई बच्चे में व्यवहारिक परिवर्तन नहीं आता तो उस व्यवहारिक परिवर्तन उसको व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं और शिक्षा के क्षेत्र शिक्षा के कार्यक्रम में सुधार करना होता है। यह आपका आंसर राइट है। तो आपके दो आंसर राइट हैं, नंबर सी एंड आप देखते हैं नंबर सी आपके भी सही है और नंबर डी सॉरी नंबर सी नंबर बी और नंबर सी आपके सही हैं। तो सबसे बेहतर कौन है? परिणात्मक प्रगति मालूम की जा सकती है, ये सही है, पर कुछ हद तक गलत भी हो सकते हैं। व्यवहार में परिवर्तन लाकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का के मापदंड है। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का के मापदंड है। क्या बेहतर मापदंड है मूल्यांकन के? ऑप्शन ए ये युक्ति संगत होते हैं, ऑप्शन बी ये विश्वसनीय होते हैं, ऑप्शन सी ये तुलनीय होते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए अपना आंसर राइट आंसर लगाइए। चलिए देख लेते हैं एक बार आंसर क्वेश्चन क्या कहता है। अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का या के मापदंड क्या? अच्छे अधिगम क्या है? सबसे अच्छा अधिगम क्या है? ये युक्ति संगत होते हैं। क्या अधिगम युक्ति संगत होते हैं? हाँ होते हैं। अधिगम ठोस मापदंडों पर आधारित होता है। इसका मतलब ये हुआ, जब हम अधिगम कर रहे होते हैं तो अधिगम ठोस होनी चाहिए, अधिगम की विश्वसनीय होनी चाहिए, अधिगम युक्ति संगत होनी चाहिए, अधिगम ऐसे फॉल्स नहीं है, एक अनुमान नहीं लगा सकते, अधिगम सही होनी चाहिए, सही निष्कर्ष से लिखित होनी, प्रमाणित होनी चाहिए। पहला। दूसरा, ये विश्वसनीय होनी चाहिए। जब प्रमाणित होगी तो विश्वसनीय होगी। हाँ ये विश्वसनीय भी, ये भी सही है। ऑप्शन सी ये तुलनीय होनी चाहिए। अधिगम कैसे कर सकते हैं हम? अधिगम का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? जब दो या दो से अधिक बच्चे की तुलना हम कर सकते हैं। कौन बेहतर सीख रहा है, हमने किसी को सिखाया, कौन बेहतर तरीके से सीख रहा है, ये भी सही है। इसका मतलब, अगर मैंने पहले कहा आपको कि अगर आपके आंसर में एक से ज़्यादा आंसर सही हो, पॉजिटिव हो, तो 90.99% ये चांसेस रहती है उसका उपयुक्त सभी वाला आंसर सही होगा। क्योंकि अगर एक सही होगा, अगर दो भी सही होंगे, अगर दोनों सही होंगे तो तीसरा गलत नहीं हो सकते, चौथा भी उपयुक्त सभी होंगे। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्यालय आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए वे क्या सीखते हैं, ऑप्शन बी वे क्या सोचते हैं, ऑप्शन सी वे कैसे सोचते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए अपना आंसर लगाइए। चलिए देख लेते हैं क्या कहता आंसर। विद्यालय आधारित मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए वे क्या सीखते हैं। हाँ विद्यालय आधारित जब मूल्यांकन हम करते हैं तो विद्यालय आधारित जब मूल्यांकन, विद्यालय के आधार पर जब मूल्यांकन करते हैं तो इसके अंदर शिक्षकों को विद्यार्थियों की क्या जानकारी, शिक्षकों को विद्यार्थियों की इन बारे में क्या क्या जानने के लिए अवसर प्राप्त होते हैं? वे क्या सीखते हैं, बालक क्या सीखते हैं, ये भी सही है। बालक क्या सोचते हैं, ये भी सही है। बालक किस आधार पर सोचते हैं, अगर ये सभी विद्यार्थी हैं, सभी शिक्षकों को पता हो जाए तो उस आधार पर सभी शिक्षक उस विद्यार्थी की अच्छी एजुकेशन व्यवस्था कर सकते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों को हमको दिमाग को पढ़ना, उसके बारे में समझना। अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं तो उसके आधार पे आप बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। वे कैसे सीखते हैं, उसकी सीखने के तरीके क्या हुए, क्या वे खेल के आधार पे सीखते हैं, क्या वे कक्षा में शांत रूप से क्या सीखते हैं, किस आधार पे वे सीखते हैं। तो इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही। और उसके आधार पर मैंने पहले कहा अगर एक से अधिक सही हो तो उपयुक्त डी 99.99% ये रहता है कि उपयुक्त डी सभी क्वेश्चन सही हो, सभी आंसर सही हो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से मापन कौन सा है? ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन लाकर शिक्षा के कार्यक्रम में सुधार करना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों में हुए व्यवहारिक परिवर्तन की जांच के लिए निरीक्षण। ऑप्शन सी व्यक्तिगत परीक्षण, बुद्धि परीक्षण आदि की गणना करना। ऑप्शन डी व्यवहारिक परिवर्तनों एवं सीखने के अनुभवों की जांच की जाती है। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। निम्नलिखित में मापन कौन सा है? यहाँ पे मूल्यांकन नहीं पूछा गया, आपको मैं पहले बता दूँ, यहाँ पर मापन पूछा गया है। मूल्यांकन अलग है और मापन अलग है। मापन मापन को हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। मूल्यांकन को हम सिर्फ अंक ग्रेड दे सकते हैं, अंक ग्रेड दे सकते हैं, उनके बारे में हम आंकड़ा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, इस आधार पे होती है। तो यहाँ पे मापन पूछा गया, मूल्यांकन नहीं। आप पहले क्वेश्चन को समझें। तो चलिए देखते हैं। व्यवहार में परिवर्तन लाकर शिक्षा के कार्यक्रम में सुधार करना, ये किसका काम है? मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में कहा व्यवहार में परिवर्तन लाकर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार मापन करती है या मूल्यांकन करती है? ऑब्वियसली है कि यह मूल्यांकन करती है, मापन इसका काम नहीं है। मापन का काम है मापना, ये मूल्यांकन का काम मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, आपको पता ही होगा। विद्यार्थियों में हुए व्यवहारिक परिवर्तन की जांच के लिए निरीक्षण करना। व्यवहार में परिवर्तन होना, व्यवहारिक परिवर्तन होना, निरीक्षण करना, मापन निरीक्षण नहीं हो सकता। निरीक्षण अलग होते, निरीक्षण मूल्यांकन के रूप है और मापन के रूप है नापना, ये याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण, बुद्धि परीक्षण आदि की गणना करना। यहाँ पर मापन और गणना दोनों सही है, ये भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होंगे। इस आधार पे कह सकते हैं व्यक्ति परीक्षण, बुद्धि व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण आदि की गणना करना। गणना मैंने पहले कहा, नापना, गणना करना, कैलकुलेट करना, वो मापन के सिद्धांत है, ये होंगे सही। व्यवहारिक परिवर्तनों एवं सीखने के अनुभवों की जांच करना। व्यवहारिक परिवर्तन, जहाँ भी आपको व्यवहारिक परिवर्तन आते हैं, व्यवहारिक परिवर्तन एक शिक्षक, एक माँ बाप, एक आस पड़ोस विद्यार्थियों को परिवर्तन करते हैं, जिस आधार पे व्यवहारिक परिवर्तन करने के बाद ही आप जांच सकते हैं। इसका ऑप्शन आप, इसका एक अनुमान आप लगा सकते हैं। आपके एक स्टूडेंट हैं जो आपके पढ़ने में बहुत असफल हो रहे हैं, आप उसके व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, आप उसे खेल विधि द्वारा सिखाते हैं, आप उसे कहानी विधि द्वारा पढ़ाते हैं। उसके बाद खेल विधि और कहानी विधि द्वारा सिखाने के बाद, जब खेल विधि और कहानी विधि के द्वारा सिखाने के बाद, पढ़ाने के बाद, क्या आप उसके बारे में मूल्यांकन करते हैं? क्या वो स्टूडेंट सीख रहा है? हाँ सीख रहा है, तो कितना सीख रहा है, उस तरीके का मूल्यांकन कर सकते हैं। व्यवहार में परिवर्तन, सबसे पहले व्यवहार में परिवर्तन होगा, उसके बाद हम मूल्यांकन कर सकते हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो गया गणना करना, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन के क्या कार्य हैं? यहाँ पे मापन नहीं पूछा गया, पहला आप ध्यान से समझो क्वेश्चन को। मूल्यांकन के कार्य क्या हैं? ऑप्शन ए भविष्यवाणी करना, ऑप्शन बी आकलन करना, ऑप्शन सी तुलना करना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए देख लेते हैं मूल्यांकन के क्या कार्य हैं। यहाँ पर मूल्यांकन पूछा गया है, मापन नहीं पूछा गया। मूल्यांकन हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, बच्चों के व्यवहार में जब हम कोई चीज़ व्यवहार में परिवर्तन करके मूल्यांकन करते हैं, तो ये हम भविष्यवाणी कर सकते हैं बच्चे के इस व्यवहार में इतने अगर गुण आ गए हैं तो इसमें और इम्प्रूव करके व्यवहार में परिवर्तन ला के उसके भविष्यवाणी कर सकते हैं, ये बच्चा कहाँ तक सीख सकता है। आंकना, हाँ ये भी सही है। तुलना करना, मैंने कहा अगर एक से अधिक हो तो उपयुक्त सभी होगा, तुलना करना ये भी सही है, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का संबंध होता है। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन क्या क्या संबंध है? अधिगम उद्देश्यों से, ऑप्शन बी मार्गदर्शनों से, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम से, ऑप्शन डी शिक्षण विधियों से। शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन का क्या संबंध है? अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो सब शिक्षा के क्षेत्र में है, एजुकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन से बाहर की बात नहीं पूछी जा रही है। ऑप्शन ए अधिगम उद्देश्यों से, मार्गदर्शनों से, पाठ्यक्रम से, शिक्षण विधियों से। तो मार्ग शिक्षण विधियों से बिल्कुल नहीं होंगे, मार्गदर्शन से ये भी नहीं होगा, शिक्षा के पाठ्यक्रम से ही नहीं होगा।
अधिगम उद्देश्य, शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन अधिगम का उद्देश्य करता है। विद्यार्थी कितना सीख रहा है, क्या सीख रहा है, क्या सीखने में बाकी है, इस आधार पर हम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल्यांकन के कार्य क्या होते हैं? ऑप्शन ए शैक्षिक उद्देश्य का स्पष्टीकरण, ऑप्शन बी शिक्षण प्रक्रिया में सुधार, ऑप्शन सी निर्देशन में सुधार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए अपना आप राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं एक बार। मूल्यांकन के क्या कार्य हैं? मूल्यांकन क्या काम करती है? शैक्षिक उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करती है। हाँ, शैक्षिक क्षेत्र में ये मदद करती है, स्पष्ट करती है, क्लियर करती है कि बच्चे क्या सीख रहे, कितना सीख रहे, कितना सीखने की क्रिया के बाकी है। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार, मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करती है। कैसे करती है हम आपको बता रहे हैं। एक विद्यार्थी आप उसे सिखा रहे हैं, आप उसे पढ़ा रहे हैं, आपके विद्यार्थी कितने पढ़े हैं, किस तरीके से पढ़े हैं, ये आपका मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी प्रक्रिया को बदल सकते हैं, शिक्षा प्रक्रिया में सुधार कर सकते हैं। मैंने कहा कि किसी को खेल विधि सिखाते, किसी को गाना गाना गाकर पढ़ाते हैं, किसी को मूवी देखकर सिखाते हैं। इस तरीके से सुधार सिखाना, शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करना मूल्यांकन का कार्य है। तो निर्देशन करना, हाँ आप एक गाइडर भी हैं। शिक्षक हमेशा एक गाइडर के रूप में होती है, आप हमेशा याद रखें। शिक्षक हमेशा एनसीएफ 2005 के अनुसार, मैंने जो एनसीएफ के वीडियो बनाए, आप वीडियो जाकर देख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आपको जाकर प्ले लिस्ट चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एनसीएफ 2005 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है सीटेट और अदर टेट के लिए। एनसीएफ 2005 में सीधा कहा गया है कि शिक्षक एक निर्देशन के रूप में होता है। तो इसका आंसर तीनों सही है, तो इसका आंसर राइट आंसर होगा उपयुक्त डी, ये सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतत एवं मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन में किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल का, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, छात्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में किसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है? हमने कहा था आपका यहाँ पर नहीं, नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन है, तो एक आंसर सही होंगे, बाकी सब गलत होंगे। छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल का, हाँ सतत मतलब होती है लगातार, कंटिन्यूस। व्यापक मतलब होता है ब्रॉड, बड़ा, बहुत बड़ा मूल्यांकन, बहुत बड़ा मूल्यांकन करना और लगातार करना। छात्रों को विभिन्न विषयों के, हाँ बहुत, जब जहाँ बड़ा की बात है तो विभिन्न की बात है कि जहाँ के यहाँ पे व्यापक का मतलब होता है ब्रॉड, ब्रॉड मीन्स बड़ा। जब बड़ा की बात आ जाए, बड़ा बात आ जाए तो व्यापक मतलब बड़ा, तो विभिन्न आ जाता है ना, विभिन्न आ जाती है। हाँ ये भी सही है, सभी हो सकते हैं, सॉरी ये सभी हो सकते हैं विभिन्न कौशलों के क्षेत्र में, पर 100% है कि नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये सही है। क्या जाता है? छात्रों के विभिन्न विषयों क्षेत्रों में सफलता का स्तर का, हाँ ये भी हो सकते हैं विभिन्न विषयों के छात्रों के सामाजिक आर्थिक, सामाजिक के बारे में बिल्कुल नहीं कर सकते। सामाजिक आर्थिक के क्षेत्रों में सतत व्यापक मूल्यांकन होता ही नहीं, उपयुक्त डी, ये भी सही होंगे। अगर ये दोनों सही होंगे तो ये भी सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बात का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? किस बात का? चिंतन की प्रक्रिया पर जोर देना, ऑप्शन बी प्रभावकारी कौशलों का विकास करने में सहायता देना, ऑप्शन सी कंठस्थ करने पर बल न देना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अपना राइट आंसर लगाइए। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या कहता है? किस बात का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? मूल्यांकन हम किन किन बातों पर करना है हमको? आप एक एज ए टीचर हैं, आप टीचर होने के साथ साथ एक विद्यार्थी को पढ़ाने, टीचर होने के साथ बाद आप विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं, आपको विद्यार्थी के बारे में किस किन चीज़ों की मूल्यांकन की जानी चाहिए? चिंतन की प्रक्रिया पर जोर देना, हाँ ये सही है, चिंतन की प्रक्रिया पर जोर देना। आप बच्चे को चिंतन प्रक्रिया का विकास करना चाहते हैं, विकास भी करते हैं। प्रभावकारी कौशलों का विकास करने में सहायता, आप ऐसे कौशल बच्चे में विकास कर रहे हैं जो प्रभावी हो, जो बच्चे को सहायता दे और मदद करे, और बच्चे को इसमें मदद आने के साथ बच्चे में उसमें फ़ायदा हो। कंठस्थ करने पर बल न देना, याद रखिए यहाँ पे कहा गया है
कि कंठस्थ करने पर आपको NCF 2005 जब आप वीडियो देखेंगे प्लेलिस्ट में जाके, चैनल का प्लेलिस्ट में, तो आपको वहाँ पे बता दी जाती है कंठस्थ करने पर कभी भी विद्यार्थी को जोर नहीं देना, विद्यार्थी को कभी भी रट्टा नहीं मरवाना, कभी भी रटने के लिए नहीं करना, कभी भी कंठस्थ करने के लिए नहीं करना। यहाँ पे कहा है कंठस्थ करने पर जोर, कंठस्थ करने पर बल न देना। किस पे बल न देना? कंठस्थ करने पर। तो इसका मतलब ये भी सही होगा, यहाँ कंठस्थ करने पर देता तो ये गलत होता, तो ये भी सही और ये भी सही, तीनों सही, इस हिसाब से ये सही है। तो चलिए आपको मैं कुछ और बता रहा हूँ। स्कूल टीचर एकेडमी को फिर से मैं कर रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लिए, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। इस नोट्स के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करने 763499993536 पर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।